नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2022 अब हमसे विदा ले रहा है, रुखसत हो रहा है, और यही वो वक्त होता है आखिरी हफ्ते का, ये देखने का कि आखिर जो पिछले 12 महीने 365 दिन गुजरे वो कैसे थे। आपसे हम अक्सर हर रोज़ ये बातें करते हैं कि राजनीति के हिसाब से कैसे थे, समाज के हिसाब से कैसे थे, लेकिन जो सांस्कृतिक पहलू है किसी भी समाज का और समाज से जुड़ी राजनीति का, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आज एक ऐसे शानदार शख्स को हमने अपने कार्यक्रम में बुलाया है जिनसे आप एक बार पहले मिल चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि दोबारा उनको सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। मेरे साथ बॉलीवुड की जानी मानी मशहूर शख्सियत जावेद जाफरी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद जाफरी साहब। थैंक यू अरफा जी, आदाब, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया। जावेद जाफरी साहब वो शख्स हैं जो कि कमेडियन भी हैं, जो एक्टर भी हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपना जलवा बिखेरा। बड़े पर्दा भी जो है उनके लिए कोई बहुत अनजानी जगह नहीं है। और ख़ासकर मेरे जैसे वो लोग जो कि 80 और 90 के दशक में बड़े हो रहे थे, उनके बचपन का एक वो हिस्सा है जो हमारे जहन के कोनों में कहीं ना कहीं छुप के रह गए हैं। बिल्कुल बुगी वुगी, खासकर आप बहुत सारे आजकल रियलिटी शोज़ देखते होंगे, डांस रियलिटी शोज़, लेकिन माना जाता है जैसे इंटरनेट की ज़बान में कहें, जो ओजी है डांस रियलिटी शोज़ का, ओरिजिनल जो है वो बूगी वूगी है, वो उससे खासकर जावेद जाफरी हर घर में, हर बच्चे और बड़े के जहन में वो छा गए। लेकिन आज हम उनसे उनके करियर के बारे में तो बातचीत करेंगे ही, हम बॉलीवुड के बारे में तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि राजनीति की दुनिया का जो सांस्कृतिक पहलू है और संस्कृति की दुनिया का जो राजनीतिक पहलू है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जावेद जाफरी साहब, सबसे पहले बताइए आजकल आपकी मसरूफियात क्या है? नेटफ्लिक्स पे भी आपको देखा गया, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी, अभी ओटीटी पे काफी कुछ काम चल रहा है। तो 2 मैंने ओटीटी सीरीज अभी खत्म किए हैं, और एक शॉर्ट फिल्म है बहुत खूबसूरत सी, 4 हिस्से एंथोलॉजी है। तो एक हिस्से में नसीर भाई हैं, एक में शबाना जी हैं, एक में गिरिराज राव हैं, एक में मैं हूँ। बड़ी खूबसूरत सी एक एंथोलॉजी शॉर्ट फिल्म की है, और एक मिनी सीरीज की है अमेजोन के लिए, और बाकी 2 प्रॉपर सीरीज की हैं, जियो के लिए एक है। तो चल रहा है अभी अभी फिलहाल, अगले साल का इंतजार है और भी कुछ काम पड़ेगा। लेकिन ये आप जैसे लोग जब कहते हैं ना, हमारी बचपन की यादें आपसे वाबस्ता है, तो मुझे अपनी बुजुर्गियत का बहुत एहसास होने लगता है। मैंने बोला यार अच्छा ठीक है। जी हाँ, नहीं आप मैं देख रही थी अभी आपका 1 साल पहले का वीडियो है, जिसमें आप जिस तरह से डांस कर रहे हैं, मैं सोच रही थी आपसे आधी उम्र का व्यक्ति भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। घुटने बिल्कुल जोड़ के जैसे आप डांस कर रहे हैं, आपकी फिटनेस का राज क्या है आखिर? राज पता नहीं, ठीक ठाक सा लाइफस्टाइल जीता हूँ, कुछ ज्यादा ओवर्टली ऑब्सेसिव नहीं हूँ, कि मतलब ठीक ठाक खा लेता हूँ, ज्यादा इंडल्ज नहीं करता। बट हाँ, कभी ऐसा बिरयानी, गोश्त, दाल चावल वगैरह और जो सब्जियां हैं, वो मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। एक्सरसाइज का एक बेसिक रेजिमेंट रखता हूँ। सो बाकी ऊपर वाले का करम है, मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ चलते रहा हूँ अब तक। इंशाल्लाह सेहत के साथ ही चलें, यही दुआ होती है। मुझे लगता है कि आप जो कि लोगों को आप जितना हंसाते हैं उसकी वजह से जो आपको, उससे ऊपर वाला खुश रहता है आपसे, जो सवाब पुण्य आप कमाते हैं इसकी वजह से अच्छी सेहत में रहते हैं और अच्छे मूड में रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले 1 साल को जब आप पलट कर देखते हैं तो अपने लिए आप प्रोफेशनली, पर्सनली किस तरह से देख रहे हैं? मुझे ये भी बताइए कि एक इनसाइडर के तौर पर बॉलीवुड को आप किस तरह से देखते हैं पिछले 1 साल में? पिछले 1 साल में बॉलीवुड में देखिए, अब वो एक तो ये बॉलीवुड टर्म कुछ मुझे भी खास पसंद नहीं, शायद आप भी पसंद नहीं करते, लेकिन एक हो गया हिंदी है, फिल्म इंडस्ट्री। बन गया है एक जी हाँ। नक्कारे खल्क को, क्या है वो, आवाज़ खल्क को नक्कारे खुदा जानो। जी तो अब वो बन गया है एक बॉलीवुड। तो मैं एक तो देख रहा हूँ कि ये जो ओटीटी का स्पेस है वो काफी उभर रहा है, और टैलेंट को बहुत अच्छा मौका मिला। एक जमाने में सिर्फ फिल्म थी, और कहाँ कहाँ से लोग
अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स आया करते थे और उनको सिर्फ एक फिल्म का माध्यम मिलता था जिसके जरिए अपनी कला को पेश कर सके ना मास लेवल। फिर टीवी आ गया, बट टीवी में भी एक तरह, लेकिन ये जो ओटीटी आया है और इसका जो कंटेंट प्रोडक्शन है, तो आई थिंक क्रिएटिव फील्ड के लिए आर्टिस्ट, राइटर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, इनके लिए बहुत स्कोप बढ़ गया है और वैरायटी ऑडियंस के लिए भी बहुत बढ़ गई है और एक हेल्दी कंपटीशन है कि भाई ठीक है, सिनेमा हैज टू पुल देयर सॉक्स अप लाइक जैसे, तो वो तो करना पड़ेगा। एंड साउथ का सिनेमा काफी डोमिनेटिंग हो गया है सो कॉल्ड पैन इंडिया लेवल में, वो भी हमने देखा है, चाहे वो बाहुबली हो, पुष्पा हो, केजीएफ हो, या आरआरआर हो, तो ये अभी रिसेंटली कंतारा, तो ये फिल्में एक मार्क बना रही हैं। एक जमाने में ये सोचा जाता था कि साउथ की जो फिल्में हैं वो नॉर्थ एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके लोग, उनका एक लुक, उनका एक कल्चर, लेकिन ये फिल्मों ने उसको ब्रेक कर दिया है और हिंदी फिल्मों के काफी आगे पहुंच गई हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड बिकॉज वी नीड टू पुल अप आवर स्टॉक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस चाहती क्या है, यू नो। और ये साउथ की फिल्मों ने बेसिक इमोशंस जो है वो मेंटेन रखे, माँ भाई, कल्चर से जुड़ा हुआ रहना। ये मेट्रो सेंट्रिक या सो कॉल्ड इंटरनेशनल एनआरआई को अपील करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो बेस ऑडियंस है, जो इनसाइड इंडिया ऑडियंस है, हम इनको अपील करें। एंड आई थिंक दीज फिल्म्स हैव मैनेज्ड टू डू दैट। सो फेयर इनफ, आई मीन वैरायटी की जरूरत होती है। सो आई थिंक पिछले एक साल में ये काफी कुछ मूवमेंट हुआ है एंड आई थिंक या थोड़ा पॉलिटिकल भी इन्फ्लक्स हुआ है हमारी इंडस्ट्री में। सो या नहीं जावेद साहब, तो ये अभी हम वापस फिर से अपनी बात पे लौट जाते हैं। आप कह रहे थे आवाज़ें जो खल्क है उसे नक्कारा खुदा समझें, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं, हमने कहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अब यही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जब हम बात कर रहे हैं साउथ की फिल्मों की, तो क्या जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहा गया, तो फिर तो ये अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये बात सही है आपकी कि पिछले एक साल में, हालांकि इससे पहले ही आहट महसूस हो रही थी, पिछले साल के मैं कहूँगी बीच के हिस्से से करीब 1.5 साल से लगातार मैंने एक बड़ी अच्छी बेहतरीन फिल्म देखी, जय भीम के नाम से वो फिल्म देखी मैंने, वो भी साउथ से ही निकल के आई। तो जो सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर में है फिल्में वो भी बन रही हैं। तो मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात, तो क्या अब जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है वो सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? पिछले हम 18 महीने के सफर को क्या ऐसे देख सकते हैं? दूसरी बड़ी बात, जो इतने बड़े बड़े स्टार्स निकल रहे हैं फिल्मों से, इन फिल्मों के सब्जेक्ट के अलावा इसमें जो इतने बड़े स्टार्स हैं जो अब सिर्फ साउथ के नहीं बचे हैं, पैन इंडियन बन गए हैं, क्या ऐसे में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, इनके जो टावरिंग फिगर्स हैं, ये इनको भी कोई चुनौती मिली है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक हेल्दी कंपटीशन है, आई थिंक इट्स गुड। लेकिन इनकी जो एक पहचान बन चुकी है, बच्चन साहब, शाहरुख हो गए, सलमान हो गए, ऋतिक हो गए, आमिर हैं, तो इनकी एक पहचान 30 सालों से ज्यादा, बच्चन साहब तो ज्यादा ही हो गए, लेकिन जुड़ चुकी है हमारे एक जो है घुट्टी में मिला के हम पी चुके हैं इनको, बचपन से जिनको देखा और आज की जो जनरेशन है वो देख रही है। बट एक आई डोंट थिंक, फॉर एग्जाम्पल, स्टार नेसेसरीली फिल्म को नहीं बनाता है, फिल्म स्टार को बनाती है। और आई थिंक द कंटेंट ऑफ द फिल्म ये स्टार्स बनाते हैं। अभी रिसेंटली आप पुष्पा के जो लीड हैं उनको देखेंगे तो हमने देखा कि नॉर्थ के बेल्ट में बच्चा बच्चा ये कर रहा है और वो डांस की कर रहा है। सो आई थिंक ये कर रहे हैं। जी 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 जी। और वो आई थिंक इस कंटेंट और वो पॉपुलैरिटी प्योरली कंटेंट पे हुई है और पसंद आया लोगों को कि एक हट के हीरो दिख रहे हैं हमको, कि नॉट नेसेसरी द सेम लुकिंग पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे बड़े स्टार हैं और फिल्म अच्छी नहीं है तो ऑडियंस तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देती है, लेकिन अगर फिल्म बहुत अच्छी है तो बोलेंगे ठीक है, आप नए हैं, हम पहली बार आपको देख लेना, हम एक्सेप्ट करते हैं, आपको आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप ये नहीं मानते कि ये चुनौती है? आप नहीं मानते कि ये जो बॉलीवुड के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स हैं, इनको कोई चुनौती नहीं समझते आप? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीबॉडी। बहुत जगह है, बहुत बड़ा देश है यार, 130 करोड़ का देश है। अभी कहेंगे सारे लोग मेरी तरफ ही रहे, नहीं, सबके कुछ ना कुछ। मैं भी पर्सनली अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं कि मेरे एक स्टार का मैं कई है मेरे जिनको मैं चाहता हूं एज एन एक्टर और पसंद करता हूं। तो ऐसे कई लोग हैं तो आप बोले ठीक है, मैं शाहरुख खान को भी पसंद करता हूँ, यू नो, मैं ये साउथ के रजनीकांत को भी पसंद करता हूँ, मैं बच्चन साहब को। सो आई थिंक इट्स
I don't think it's an issue, chunauti in that way. But yes, it's good. It's a healthy competition. डिप्लोमेटिक आंसर है, चलिए मैं ले लेती हूँ No, it's इसके not a आगे diplomatic सवाल। answer. Why is it a diplomatic answer? मैं खुद बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे आपको मुझे कमला हसन उतना ही पसंद है जितने मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है, तो अगर आप बोलेंगे it's not diplomatic. I really genuinely love Kamal Hassan as an actor. So yeah. चलिए मान लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपसे इससे पहले कि मैं वाकई जो सामाजिक पहलू से जुड़े हुए जो सवाल हैं सांस्कृतिक दुनिया के, फिल्मी दुनिया के, चाहे वो पठान से जुड़ा हुआ सवाल हो, शाहरुख खान से जुड़ा हुआ सवाल हो, और एक बहुत अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि क्या इस साल वाकई जो भारत में पूरी तरीके से जो मेजॉरिटेरियन वेव है, ये बहुसंख्यकवाद की जो पूरी आंधी बह रही है, इसमें क्या बॉलीवुड जो कि आखिरी धर्मनिरपेक्षता का किला बचा हुआ है उसको ढाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर पूछ लेती हूँ, वो है डांस रियलिटी शोज को लेकर। बूगी वूगी से माना जाता है कि वो पहला भारत का डांस रियलिटी शो रहा होगा, और अब जो आप देख रहे हैं इनमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? आजकल के जो रियलिटी शोज़ हैं उनमें रियलिटी बहुत कम है, शो ज़्यादा है, मतलब मेरे जैसे लोग तो वाकई नहीं देख पाते हैं। देखिए, जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त हमारा रेफरेंस पॉइंट दुनिया में कहीं नहीं था। There was no show like Boogie Woogie in the world. अगर आप देख लें 1996 से पहले उस किस्म का शो, लाइक रियलिटी, छोटे डांस शो होते थे बट नॉट लाइक Boogie Woogie। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। इसको हमने बड़े दिल से, बिकॉज हम तीन जो भी, नावेद, रवि और मैं, हम डांस से खुद लगाव था हमें, और एक रिस्पेक्ट थी हमारे कल्चर की जो आपको नजर आएगी। हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को फुल रिस्पेक्ट देते थे और हम ये हमारे अंदर से बिलीव करते थे कि हम इनकी वजह से हैं, हमारा शो इनकी वजह से है, हमारी वजह से ये नहीं है। इज अ बिग डिफरेंस इन एन एटीट्यूड, और ये जो एटीट्यूड है ये नजर आता है कभी कभी। तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म मिला है कला को, कलाकारों को, बहुत आई थिंक इतना वास्ट हो गया है तो प्रदर्शन करने का मौका बहुत वसी हो गया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड कि जो बच्चे आते हैं कहाँ से मेहनत करके, लेवल ऑफ टैलेंट भी बढ़ गया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि नपा तुला लग रहा है, अभी हमारा बड़ा ऑर्गेनिक था, हम कुछ लिख के नहीं आते थे, हम जैसे चलता है उस तरह से चलते थे कि भाई जो क्या बोल रहा है उसको लेके आगे बढ़ते थे। सो दैट्स द डिफरेंस आई फील, जो मुझे लगता है। जी हाँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ पठान को लेकर। जो ये पूरा विवाद छिड़ा पठान को लेकर कि भाई भगवा रंग जो है वो एक धर्म की बापौती है, आप कैसे छोटे कपड़ों में भगवा रंग में इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कि बाकायदा यहाँ तक कह दिया गया कि फिल्म अगर आप लगाते हैं, चलाते हैं तो थिएटर में हम आग लगा देंगे। आपको लगता है कि क्या जो सेंसिटिविटी है इस रंग के इर्द गिर्द, धर्म के इर्द गिर्द, क्या फिल्म मेकर्स को उसका ध्यान रखना चाहिए? ये जो आप बोल रही हैं, 5 साल पहले मैंने एक फंक्शन में एक छोटी सी एक नज़म किस्म की एक कुछ पढ़ा था मैंने, और ये स्पेसिफिकली रंग की तरफ था 5 साल पहले। एंड आई कुड सी दैट कि ये कहाँ जा रहे हैं। आई डोंट नो अगर आपको याद होगा, आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम टू रीड दैट राइट नाउ, लेकिन ये मैंने, अगर आप चाहें तो आई कैन रीड दैट जरूर। या, बिकॉज ये मैंने मेरे बचपन में नोटिस किया था कि जब हम जाते थे दरगाह पे तो वहाँ लिली के फूल और गुलाब के फूल होते थे, और मैं जब मेरे दोस्त के साथ महालक्ष्मी मंदिर जाता था ना, हाजी अली की दरगाह पे बाजू में महालक्ष्मी मंदिर था, जब मेरे दोस्त के साथ वहां गया तो मैंने देखा गेंदे की फूल है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, यहाँ रोज क्यों नहीं है, वहां गेंदा क्यों नहीं है, वो ये क्या हमने फूल। तो वहां से थॉट स्ट्राइक हुआ, और अभी रिसेंटली किसी ने कुछ लिखा था तो उसको मैंने एक्सपैंड किया। तो मैंने वही पूछा कि ये सवाल करता था मेरा मन जब था मेरा बचपन, क्यों मज़ारों पे है सिर्फ लिली के फूल ही दिखते और मंदिरों के बाहर है सिर्फ गेंदे ही बिकते। और अब नफरतों का असर देखो, जानवरों का हो गया बंटवारा, गाय हो गई हिंदू और बकरा हुआ मुसलमान बेचारा। मिठाइयां और मेवे भी ये देख हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ये पेड़, ये पत्तों और शाखों को भी टेंशन ने है मारा, न जाने कब परिंदों का भी हो जाए हिंदू मुस्लिम में बंटवारा। जिस तरह रंगों में भी हो रहा है भेदभाव कि लाल है हिंदू का और हरा है मुसलमान का समहाव, तो वो दिन दूर नहीं जब सारे के सारे हरी सब्जियों के गुच्छे मुसलमानों के घर जाएंगे और हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ गाजर और टमाटर ही आएंगे। अब देखना यह है कि तरबूज उर्फ कलिंगड़ किस लिस्ट में अपने आप को पाएगा। ये बेचारा तो अंदर से हिंदू और ऊपर से मुस्लिम का कंफ्यूजन में ही रह जाएगा। सो दिस वाज व्हाट आई हैड सेड 5 years ago, एंड मुझे लग रहा है ये अब इतना ज्यादा हो गया है कि रंगों को बंटवारा कर दिया। आई मीन हाउ आर दे टॉकिंग। मैं गया हूं एंड आई हैव सीन
दैट ये जो आप बोलते हैं ऑरेंज रंग, दिस वाज वन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद का एक फेवरेट रंग था ये। और कई जगहों पे जो बुजुर्ग जो सूफी लोग होते हैं, आई हैव सीन देम वेयरिंग दिस ऑरेंज कलर का ऊपर रोब पहन के। तो आई डोंट सी कि हम किस बिना पर। और अगर आप रंग देखेंगे तो इससे पहले भी फिल्मों में बहुत कुछ हुआ है, सडनली इनको याद आ गया कि ये रंग हमारा बहुत है। और आई मीन यू कैन क्लियरली सी देयर इज एन एजेंडा हियर। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू अराउज। हमने कभी पहले सोचा भी नहीं। हम इस इंडस्ट्री में, मेरे फादर 9 साल की उम्र से इस इंडस्ट्री में थे, मैं 38 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, अब मेरा बेटा आ गया है। हम मेरे फादर ने भी ना हमको ये बोला बताया कि ये भाई हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई, हाँ ठीक है हम ये मानते हैं, हमारा ये दीन हमारा धर्म है, ठीक है, और सामने वालों को सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जब बुलाते हैं हम उनके यहाँ शामिल हो जाते हैं। दिस वाज, आप बॉम्बे में बात करता रहो, बॉम्बे में जब मैं अब मुंबई हो गया, जब हम छोटे थे और अब तक कुछ सालों पहले तक हमें पता था कि वेडनेसडे को यहाँ पे क्रिश्चियंस की नवीना होती है, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। हम ऑटोमेटिकली बोलते थे हाँ यार ये रास्ते से चले जाते हैं बिकॉज दिस विल बी अ ट्रैफिक जैम। फिर हमको पता हाँ भाई ये कॉर्नर पे जुमे की नमाज है, 1 घंटा यहाँ ट्रैफिक जैम होगा, यहाँ पे गणपति है, यहाँ सिद्धि विनायक का टेम्पल है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम। वी नेवर थॉट कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ये कभी हमारे ख्याल में आया ही नहीं, ना मेरे और ना मेरे कई दोस्तों के। वी अडेप्टेड, ये हमारी कंट्री है और थी और है, एंड इट्स अडेप्टिंग टू ईच अदर, इट्स रिस्पेक्टिंग ईच अदर। ये सडनली क्या हो गया कि कि नहीं आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट कहाँ से हो गया? और ये आई डोंट इवन सी उस गाने में ना उन्होंने वो रंग जो बात कर रहे हैं, वो रंग अंदरूनी रंग जो एक इंसान का कैरेक्टर होता है, उस रंग की बात हो रही है, जो मिजाज होता है, टॉकिंग अबाउट फिजिकल रंग। आई मीन वेयर आर दे टेकिंग दिस? एंड दूसरी बात मैंने देखा एक नहीं नहीं जावेद साहब, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल अटैक है, या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं है कि धार्मिक भावनाएं भड़क गई हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये खासकर जो है दीपिका पादुकोणे को, क्योंकि जेएनयू के लोगों के साथ वो खड़ी हुई थी, और शाहरुख खान फॉर बीइंग शाहरुख खान, उसके लिए तो कोई रीज़न की ज़रूरत भी नहीं है, आपको लगता है कि इसलिए इनको निशाना बनाया जा रहा है, या वाकई आपको लगता है कि ये मासूम धार्मिक भावनाएं हैं जो भड़क गई हैं? नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट। दिस इज अ टोटली टिपिकल पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूवमेंट के भाई किस तरह। मैंने तो एक वीडियो देखा, कोई साहब थे, बड़े बुजुर्ग थे, होंगे कुछ 50-60 के, 55-60 के, दीपिका पादुकोण मोहम्मडन है। अरे मैंने कहा वो सामने वाले ने उससे पूछा कि उनके जो फादर प्रकाश पादुकोण, कौन प्रकाश पादुकोण? उनको पता भी नहीं प्रकाश पादुकोण कौन थे, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल बैडमिंटन, कुछ नहीं पता, बस दीपिका पादुकोण मोहम्मद। मुझे फ्रॉम वेयर, ये आती कहाँ से? वेयर इज दिस थिंग कमिंग फ्रॉम? मैंने भी देखा वो वीडियो, और मैं सोच रही थी कि अगर मान लेते हैं कि दीपिका पादुकोणे अगर हैं मुसलमान, तो क्या मुसलमान होना जुर्म है? एग्जैक्टली, सो व्हाट? क्या, हाउ डज इट मैटर? आपने दिलीप कुमार साहब को एक्सेप्ट किया, नौशाद साहब को एक्सेप्ट किया, मधुबाला को एक्सेप्ट किया, नरगिस जी को एक्सेप्ट किया, उसी राज कपूर साहब को एक्सेप्ट किया, देवानंद साहब को। आपने तो ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, हिंदू ने कभी नहीं सोचा किसी ने। ये सारे लोग जो पॉपुलर हुए हैं अब तक, हम जो देखते आए, जो गाने पॉपुलर हुए रफी साहब के, किशोर दा के, ये तो कोई नहीं देख रहा ना कि मुसलमान गा रहा है। रफी साहब गा रहे हैं मन तड़पता हरि दर्शन को, आज नौशाद साहब कंपोज कर रहे हैं, ये तो कोई नहीं सोच रहा कि भाई हम मुसलमान है, हिंदू। ये सडनली क्या हो रहा है? सो आई एम जस्ट फीलिंग इट्स गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन। ये होना नहीं चाहिए। आप हमारे बेसिक फैब्रिक को तोड़ रहे हैं फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, सो दैट यू कैन स्टे इन पावर। और ये मूवमेंट, ठीक है, डायरेक्टली मे बी सम पीपल आर नॉट सेइंग, एक दूसरे सो कॉल्ड फ्रिंज लोग हैं, ये कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? Are they representing all the so-called Hindus? I don't know. It's like saying ISIS represents all Muslims or Taliban represents all Muslims. 1.5 billion की मुस्लिम आबादी है। आपको लगता है कि तालिबान इनको रिप्रेजेंट कर रहा है या आईसिस इनको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन जावेद साहब, ये सिर्फ आईसिस तक ही लिमिटेड नहीं है। भारत में ऐसा लगता है कि एक तरह का कोई एक लोकप्रिय आंदोलन चल रहा है, जिसमें खासकर उन तमाम प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि सेक्युलरिज्म के एक सिंबल के तौर पर हमारे सामने रहे, आज़ादी से पहले से भी मैं कह रही हूँ, और आज़ादी के बाद से एक तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया। क्या आपकी समझ भी यही कहती है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो लगातार जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, उनमें आप तो खुद उस हकीकत को आप जी रहे हैं, जहां पर एक फिल्म जब बनती है 100-150 लोगों का क्रू होता है, शायद किसी को पता भी नहीं होता कितने हिंदू और कितने मुसलमान है, सब मिल के सिर्फ एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो आपको लगता है कि जो मैसेज आता है
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए, हिंदी फिल्मों के ज़रिए, वो ये जो बहुसंख्यकवाद और मेजॉरिटेरियन जो पॉलिटिक्स है, इसको एक तरह से उसको पनपने नहीं दे रहा है, क्योंकि पॉपुलर जो कल्चर है उसकी अपनी जो ताकत है उसको ख़त्म करना, उसको कम करने की कोशिश हुई है पिछले साल में। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है और मैं जो देख रहा हूँ कुछ फ़िल्में भी हैं। देखिए, जो मेरे जो वाले साहब थे उन्होंने जो सीखा, मेरे फ़ादर 9 साल के थे जब आए थे, तो उनके जो फ़ादर फ़िगर बन गए, बिकॉज़ घर में एक माँ थी, अकेली थी, ट्रेडिशनल वुमन थी, तो उनके फ़ादर फ़िगर बिमल रॉय साहब, गुरुदत्त साहब, के आसिफ साहब, महबूब खान साहब, वी शांताराम, इन लोगों से वो अब्ज़ॉर्ब किया उन्होंने। और वी शांताराम साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी पड़ोसी, बहुत पहले, और उसमें मुझे याद है और मेरे फादर ने बात कही कि वी शांताराम साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स हम मानते हैं हिंदी फिल्म जगत के, उन्होंने मुसलमान प्रीस्ट का कैरेक्टर गजानन जागीरदार को दिया और हिंदू प्रीस्ट का कैरेक्टर आई थिंक सैयद कुछ ऐसे नाम था उनका, उनको दिया। एक पर्पसली एक ये फिल्म की कोशिश होती है कि किस तरह हम लोगों को मिलाएं, किस तरह आगों को बुझाएं। ये नियत होनी चाहिए फिल्म की कि आप अगर आग लगी हुई है तो किस तरह हम बुझा सकते हैं। माध्यम की इतनी स्ट्रेंथ है, इतना इन्फ्लुएंस है। इट इज द ड्यूटी ऑफ फिल्म मेकर, अगर आपको लग रहा है कि कहीं आग लग रही है, हम कैसे बुझा सकते हैं हमारी फिल्मों के जरिए। और आपके पहले इंटरव्यू में मैंने कहा भी था, मनमोहन देसाई साहब का मैंने जिक्र किया था, ये सबकॉन्शियसली ये सब लोग ऐसी करते थे चीजें अब तक। अभी सडनली मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग मूवीज, आप हु आर योर विलन्स, देयर इज अ होल थिंग, इट्स पाकिस्तान और मुगल्स, व्हाट इज द नैरेटिव, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। कई टॉपिक से हमारे हमारे पास बातों करने के लिए, आप हमें पता है कि ये चीजें आर बीइंग फेड एंड दीज इमोशंस आर राउजिंग, यू नो। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए एज फिल्म मेकर्स कि हम कैसे जोड़े लोगों को, बनस्पति के तोड़े। आई जस्ट फील 500-700 दैट फिल्म मेकर्स 500-700 साल पुराने सब्जेक्ट्स निकाल के, लेकिन ये भूल जाइए कि अभी मुगलों तक ये बात सिर्फ सीमित नहीं है। कश्मीर फाइल्स नाम की फ़िल्म, जिसको बाकायदा गोवा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में लिस्ट भी किया गया, वहाँ पर इज़राइल के फ़िल्म मेकर ने कहा कि ये पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा है ये फ़िल्म। और उस पर भी आप जानते हैं कितना विवाद हुआ। जब ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाई जाती हैं तो जावेद जाफरी क्या सोचते हैं, ये वही बॉलीवुड है, ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जिसका आप हिस्सा रहे पिछले 38 साल से, और आपके पिता रहे उससे पहले 3 जनरेशन्स आपकी यहाँ रहीं। आप सोच सकते थे कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनेगी? देखिए, फेयर इनफ, हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, आपको बनाने का हक है, आपको अपने पर्सपेक्टिव बोलने का हक है, फेयर इनफ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमको मौका देखना है, हमको देखना है हो क्या रहा है आसपास में। क्या हम आग बुझा रहे हैं या क्या आग में पेट्रोल डाल के और उकसा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई फील। आप बनाइए, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। यू कांट गो टू अ फ्यूनरल एंड स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। इट इज, हर चीज का एक वक्त होता है एंड वी हैव टू बी केयरफुल एज फिल्म मेकर। मुझे ऐसा लगा, एंड मैंने फिल्म नहीं देखी बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा देखिए, बिकॉज मैंने भी 2 डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस किए हैं, एक थी इंशाल्लाह फुटबॉल और एक थी इंशाल्लाह कश्मीर। 3 महीने बहुत रिसर्च की, 300 आवर्स का मटेरियल कलेक्ट किया, तो बहुत सी हकीकतें हैं वहाँ के जिसको हम जानते नहीं हैं। एक और बात है कि अगर आप एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएंगे, फेयर इनफ, कि आरटीआई के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द आरटीआई जो डिक्लेयर्ड है ऑन गूगल, आप जाके सर्च कर सकते हैं, देयर वर एनीवेयर बिटवीन 90 to 300 कश्मीरी पंडित्स हु वर किल्ड बाय दीज मिलिटेंट्स, and there were 1700 approximately Muslims who were pro-India, जिनको भी मारा गया। हम इनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं उसी सांस में कि भाई ये ज्यादती जिसने की है ये इंडिया के दुश्मन है, ये हिंदू के दुश्मन या मुसलमान के दुश्मन नहीं है, ये इंडिया के दुश्मन है। ये जो लोग मिलिटेंट्स हैं, जो भी ये हरकतें कर रहे हैं, these are, so जो प्रो इंडिया है उनको मार रहे हैं। I'm just seeing that. I'm seeing it's all a politically motivated thing. It's not a religiously motivated thing. So मुझे ऐसा लगता है ना, आई जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और काफी कुछ रिसर्च हुई मेरी और जावेद साहब, एक ब्रॉडकास्टर की हैसियत से, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीति को बहुत नज़दीक से देखता है, मैंने ये समझा है कि कश्मीर फाइल्स जैसी जो फिल्म है, जो हज़ारों घंटे के जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हैं, जो हमारे पूरे माहौल को
में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये फिल्म इतनी पावरफुल है, ये प्रोपेगेंडा इतना पावरफुल है कि ये मदर ऑफ ऑल प्रोपेगेंडा है, जो पिछले हमने लगातार एक दशक में देखा है कि टीवी चैनलों के जरिए जितना जहर सोसाइटी में फैलाया गया है। क्या बॉलीवुड को इस बात का अंदाज़ा है कि ये फिल्म इतनी ख़तरनाक है कि ये फिल्म बाकायदा इसको लेकर जितना बवाल हुआ है, ये हिंसा फैला सकती है, ये डिस्क्रिमिनेशन फैला रही है, ये साफ तौर पर सीधे तौर पर आम भारतीय जो जनमानस है उसके मन में इस्लामोफोबिया फैला रही है? क्या बॉलीवुड और आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं? देखिए, मैं बॉलीवुड के बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ और मुझे ये डेफिनेटली लगता है। देखिए, हाफ ट्रूथ इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अब हाफ ट्रूथ को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अर्ध आधा सत्य। आधा हाँ, सच, बिल्कुल। तो ये जो है, ये इस फिल्म का मेरे हिसाब से इट्स अ हाफ ट्रूथ, इट्स नॉट द फुल ट्रूथ। एक फिल्म बनी थी, विनोद चोपड़ा साहब ने बनाई थी, शिकारा, इसी टॉपिक पे थी, इतनी खूबसूरत थी, न किसी को उकसाया, दिखाया, ठीक है जो गलत हुआ। एक कश्मीरी पंडित कपिल, बहुत प्यारा लव स्टोरी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी नियत देखिए ना, उस आदमी ने फिल्म बनाई है, ठीक है हम बताएंगे कि द प्लाइट ऑफ कश्मीरी कश्मीरी पंडित हिंदूज, यस, अगर कुछ जहां भी कुछ गलत हुआ है आप हाईलाइट कीजिए, लेकिन एक तरीका होता है किस तरह से हम बोले, क्योंकि हमारा देश एक बहुत ही सेंसिटिव मुल्क है, हमें सब चीजों को मद्देनजर देखना है। आज तो मैं देख रहा हूँ खड़े होके किसी के प्रॉफिट को, धर्म को, किसी की किताब को आप गाली दे रहे हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होता है कि हम किसी के खुदा या भगवान या किसी की किताब को हम पब्लिक में गाली दें और ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करें, जो मैंने देखा है लोग ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल रहे हैं। दिस इज नॉट द इंडिया, ये नहीं है वो हिंदुस्तान, ये भारत जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरे 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 फादर बड़े हुए हैं। ये तो कुछ कहीं कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा कुछ एहसास करिए, इट्स इम्पोर्टेंट। यही हिंदुस्तान की खूबसूरत, ये जो इंटीग्रेशन था कहीं नहीं है दुनिया में, कोई कंट्री नहीं है इस तरह की कि इतनी जबानें, रिलीजन, पहनाव, खाना, गान पान, ये सारी चीजें, देयर नो वे। और इसको सबको यूनाइट किया था इस फीलिंग ने कि नहीं यार, वी को एग्जिस्ट। ये को एग्जिस्टेंस सडनली बिकम के एक थ्रेट, कि भाई एक दूसरे को कोई थ्रेट कर रहा है, कहाँ से थ्रेट कर रहा है यार। और यही होता था कि फिल्म हॉल में, थिएटर में तमाम धर्मों के लोग बैठकर एक फिल्म देखा करते थे, एक साथ बैठ के देखा करते थे। कोई ये नहीं सोचता था कि ये फिल्म उनके ऊपर हमला है। मैंने जय संतोषी माँ थिएटर में जाके देखी और मैं देख रहा था कि लोग बाकायदा चप्पल उतार के बाहर थिएटर में आते थे कुछ लोग। अब मैं भी गया देखने, बिकॉज एक फिल्म थी, मैंने देखा शोले के सामने एक फिल्म लगी है एंड इट डिड टेक्निकली रेशियो वाइज मच बिगर बिजनेस। लेकिन हम तो वही देख रहे थे ना, एक फिल्म बनी है, ठीक है, वो एक हमारे लिए एक कहानी है, किसी के लिए वो धार्मिक भावना रखती है, किसी के लिए एक अच्छी कहानी है। जो क्रिश्चियन नहीं है वो भी 10 कमांडमेंट्स देख के उस फिल्म को चाहते हैं, सराहते हैं। दे मे नॉट बी क्रिश्चियंस, वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम, हम सब ने देखी 10 कमांडमेंट्स एंड वी लव 10 कमांडमेंट्स। उसका एक मैसेज था, एक खूबसूरत मैसेज था। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि नहीं ये तो क्रिश्चियन की फिल्म है और ये तो यहूदियों की फिल्म है, हमने तो सोचा ही नहीं। फिल्म फिल्म होती है, उसका मैसेज क्या होता है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन दोनों इसी महीने में, दोनों ने एक तरह से खुल के जितना साफ बोल सकते थे उतना साफ बोला है। शाहरुख खान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जिस तरह से धार्मिक भेदभाव और धार्मिक आधार पर दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने अपने फिल्मी अंदाज में उसको कहने की भी कोशिश की कोलकाता में। उसी जगह पर अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा कि कैसे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो हमारी बोलने की आज़ादी है, वो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने संविधान का जिक्र किया। मतलब जितना बोल्ड मेरे ख्याल से पिछले एक दशक में अमिताभ बच्चन को कभी इस तरह से बोलते हुए नहीं देखा गया। आपको लग रहा है कि ये रियलाइजेशन हो रहा है कि बोलने की कीमत होगी लेकिन फिर भी बोलते रहना होगा, इस कंपोजिट कल्चर को बचाना है, इस आर्ट को बचाना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और देखिए, अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं तो ये नाम की डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए ना। वी हैव टू ऑब्जर्व कि डेमोक्रेसी के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ बेसिक फाउंडेशंस होते हैं। तो अगर हम उन फाउंडेशन से ही हट जाएं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहती है ना, फिर कुछ और बन जाता है, फिर आप मिक्स करके कुछ और मसाला भेलपूरी बना देते हैं। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर आप बोलते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, आप बोलेंगे हम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हम सेक्युलर, बट सेक्युलर इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आप सेक्युलर को मजाक उड़ा के सेक्युलर कर रहे हैं, बट सेक्युलर का मतलब क्या है? जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका मतलब है सेक्युलर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट ना, कि भाई अगर मैं नहीं मानता हूं जो आप मानते हैं, लेकिन मैं आता हूं, आप मुझे बुलाते हैं अपने फंक्शन में, मैं आता हूं, आपको रिस्पेक्ट देता हूं, हम प्यार से भोजन साथ में खाते हैं, दैट इज सेक्युलर।
तो उसमें आप उसको आप मजाक उड़ा के सेक्युलर को एक सिक्युलर वर्ड दे दिया और आपने कहा कि नहीं यार ये तो डिरोगेटरी कोई वर्ड है, ये मतलब क्या? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। हमारे मुल्क में सेक्युलर होना बहुत जरूरी है एंड रिस्पेक्ट सबके लिए, एंड जी। मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता कि ये 14 या 15%, 80% को थ्रेट कैसे करते हैं। आई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो कहा जा रहा है कि ये 14%, 80, किस फ्रॉम व्हाट लॉजिक एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि 14%, 80 को थ्रेट कर सकते हैं? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ, व्हाट थ्रेट। दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव। वो अपनी एक जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बेचारे लगे हुए हैं कि भाई हम एक हैंड टू माउथ चल रहा है। काफी कोई जो लोग इस हिंदुस्तान की जो 80 कितने, आई थिंक 60% अगर आप देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर हैंड टू माउथ कि भाई रोज कमाते हैं, खाते हैं। वो अब उसके बीच में सडनली आप बोलेंगे कि आप ये धर्म है और आप ये धर्म है। वो धर्म तो कर ही रहा था ना बचपन से, उसने बिल्कुल। धर्म कहाँ छोड़ा था? वो तो कर ही रहा था। सडनली आप उसको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपका धर्म खतरे में। खतरे में कैसे? आप करिए ना। कौन, किसने रोका आपको कि आप पूजा मत करिए? या मतलब कौन रोक रहा है आपको? आखिरी सवाल आपसे जावेद साहब की ये बताइए कि क्या जो 38 सालों से जावेद जाफरी यहाँ रहे, उससे पहले उनके पिता जगजीत जी रहे, आपके आपके अपना जो अगला आपके बच्चे जो हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपकी इंडस्ट्री वैसी ही है जैसी आपके पिता के वक्त में थी? क्या आपके बच्चों को वही इंडस्ट्री मिली है? दूसरे, मैं साथ साथ एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 2023 में आप बॉलीवुड को किस तरह से देखना चाहते हैं? आपको लगता है कि जो जहर इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है और ज़्यादा बढ़ेगा, या आपको लगता है कि बॉलीवुड विल फाइट बैक? नहीं, आई थिंक ये कॉन्शियस रखने वाले हमारे फिल्म मेकर, हमारी फिल्मी दुनिया, और मैं बोलता हूँ मेरे लिए आई हैव ह्यूज, मेरे लिए मनमोहन देसाई साहब वाज द बेस्ट नेशनल इंटीग्रेटर एवर इन हिंदी सिनेमा। और उनसे पहले भी जैसे वी शांताराम साहब, मैंने बात की, महबूब खान साहब, ये सब लोग, आज भी राजू हिरानी साहब हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाए जो लोगों को जोड़े, एक अच्छा टॉपिक पे बात करें, एक सो आई थिंक देयर आर पीपल हु आर, आई मीन फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट फिल्म बनाते हैं हम। ये नहीं रोहित शेट्टी साहब फिल्म बनाते हैं, वो भी डेविड धवन साहब ने फिल्में बनाई। तो आज भी लोग हैं, हमको एंटरटेनमेंट फिल्में बनानी, हमको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये बिक रहा है, या बॉस बिक रहा होगा, बट कुछ जिम्मेदारी भी होती है। हम कहते हैं नहीं ये बिकता है सो वी आर मेकिंग इट बिकॉज दिस इज द डिमांड, बट द डिमांड कैन बी, ये इससे नुकसान हो रहा है। अगर हमको लगता है कि ठीक है यार मैं कुछ और सब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसको फिलहाल अभी टच नहीं करता हूँ, जब शांत हो जाएगा, जब तूफान हट जाएगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, एंड ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये इतने सालों से बरकरार है, आ रही है, चलती जा रही है। लेकिन इफ द एंटायर स्ट्रक्चर चेंजेस, के जो सेंसरशिप अगर इतनी बढ़ गई और कि आप ये नहीं बोल सकते और ये नहीं कह सकते, और अगर ये कहेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और ये नहीं, सो देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम, जी। देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज किसी ना चाहते हुए भी अगर सिस्टम ऐसा बन गया है कि यार ये कोई तो फिल्म खरीद नहीं रहा है, ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लेकिन कोई बायर ही नहीं है, ये मैं तो उसमें कुड बी अ प्रॉब्लम। एंड आई प्रे, मेरी दुआ है कि ये कि उस वो दिन पर आए। या बिल्कुल। बिकॉज एक हालांकि अच्छा नए फिल्म मेकर्स हालांकि नए फिल्म मेकर्स पहले से इस बात को कह रहे हैं कि वो किसी भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट से बचना चाहते हैं, सिर्फ सेफ सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। और ऐसे में सोचती हूँ मैं कि कितना क्रिएटिविटी को भी नुकसान हो रहा है। आखिरी बात, आप वायर के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जावेद साहब? एक बड़ा अच्छा शेर है, पता नहीं किसने कहा है कि शेर, छोटी सी नज्म है कि उसे कहना दिसंबर आ गया है, दिसंबर के गुजरते ही बरस एक और माजी की गुफा में डूब जाएगा। उसे कहना दिसंबर लौट आएगा, मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में न जाएगा। उसे कहना हवाएं सर्द हैं और जिंदगी के कोहरे दीवारों में लर्जा हैं। उसे कहना शगुफे टहनियों में सो रहे हैं और उन पर बर्फ की चादर बिछी है। उसे कहना अगर सूरज ना निकलेगा तो कैसे बर्फ पिघलेगी। उसे कहना कि लौट आए। तो दुआ यही होती है कि वो सुबह कभी तो आएगी। वो गाना हमारा बहुत फेमस रह चुका है कि वाह। हम ही कोई करके, जो बुरा वक्त है वो जाएगा, गुजरेगा। और बिल्कुल ऐसा लगता है जो हम तंगी हो रही है आज, और कुछ जहनों में एक ऐसा जो नफरत फैल रही है, हमारी यही दुआ है कि ये नफरत जैसे कम हो जाए और प्यार मोहब्बत, ये जुड़ के चलना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के को उतनी इज्जत देना जो हर कोई डिजर्व करता है।
और हर धर्म डिजर्व करता है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने फादर से सीखा और उन्होंने हिंदुस्तान से सीखा। सो आई थिंक या बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात रखी और सूरज का इंतज़ार मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे, हमारे दर्शकों को भी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि 2023 में हमें वो सूरज ज़रूर मिलेगा जो ये बर्फ़ पिघला देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद जाफ़ी साहब। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।